हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरए 4 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें जो क्लासें हैं वो हम लोगों की चल रही हैं। बिजनेस स्टडी की जो क्लासें हैं वो हम लोग इसमें कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें आप लोगों की 12 क्लासें, सॉरी 11 क्लासें हो चुकी हैं। ये आप लोगों की क्लास नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर जो है वो आप लोगों की 12 नंबर की क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बैंक व्यावसायिक सेवाओं का जो टॉपिक है उसको मैंने शुरू किया है और क्वेश्चन भी बताए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की क्लास में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंक के प्रकार कितने होते हैं। और यहाँ से बैंक के प्रकारों से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और बीमा से भी अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि इस बार एग्जाम में बीमा से क्वेश्चन बने। बैंक के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। बैंक की सेवाओं से मैंने आप लोगों को दिखाया है कि बैंक कौन कौन सी सेवाएं देता है, इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है, और बैंक जो है जैसे हम लोग स्टेट बैंक से क्वेश्चन बना है हम लोगों का। इस प्रकार से कई क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन बना है कि पहला प्रथम बैंक कौन सा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन बना है कि हम लोगों का जो, मैं क्वेश्चन अभी आप लोगों को लिख कर बताऊंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पर मैंने नहीं लिख पाए हैं, ठीक है, ना ही मतलब मैंने डाल नहीं पाया है क्वेश्चन की जो स्क्रीनशॉट है, मैंने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाया है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में कि बैंकों के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम लोग करने वाले हैं। बैंकों के विभिन्न प्रकार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्यापारिक बैंक कौन से होते हैं, औद्योगिक बैंक कौन से होते हैं, विनिमय बैंक कौन से होते हैं, और सहकारी बैंक, बचत बैंक। ऐसे प्रकार से हम लोगों से यहाँ से क्वेश्चन जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था देशीय बैंक या महाजन या साहूकार। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामीण बैंक, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन 7 नंबर से ना पूछ के 8 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। स्टेट बैंक की बात करते हैं, स्टेट बैंक, और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को मालूम हो और नहीं भी मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोगों से आरबीआई के बारे में पूछा जा सकता है, तो आरबीआई के बारे में हम लोग करेंगे, लेकिन आरबीआई के बारे में थोड़ा सा करेंगे। डिटेल में मैं आप लोगों को आरबीआई के बारे में बताऊंगा कि आरबीआई क्या काम करता है, मनी कितने प्रकार की होती है, M1 M0 M2 ये सब क्या होते हैं। इंपीरियल बैंक की बात करेंगे कि इंपीरियल बैंक का अब दूसरा नाम क्या है। तो ये कई बात इसमें जो है कई बातें हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो है आरबीआई के बारे में, इंपीरियल बैंक के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। फिर उसके बाद हम लोग बैंक के लाभ के बारे में बात करेंगे। लाभ मैंने कुछ लिखे, 2 लिख पाए हैं और बाकी के मैं आप लोगों को लिख कर बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बीमा के बारे में बताऊंगा, बीमा के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पर बीमा के जो है प्रकार के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इतनी जो क्लासें हैं, आज की क्लास में हम लोग कई टॉपिक को कवर करेंगे। लगभग में बड़ी क्लास होगी, ये भी डिमांड की गई है कि सर बड़ी क्लास करिए, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी क्लास ले सकूं आप लोगों की, ठीक है। कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के प्रकार के बारे में। तो बैंक के प्रकार जो होते हैं, तो वैसे तो बैंकों के 2 प्रकार होते हैं, कॉमर्शियल बैंक और केंद्रीय बैंक, लेकिन यहाँ पर मैंने कई प्रकार से आप लोगों को बताए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सबसे पहला, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, सबसे पहला लिखा हुआ है व्यापारिक बैंक। अब व्यापारिक बैंक के बारे में जानते हैं कि इन्हें कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। अब इन बैंकों की क्या इसमें विशेषताएं होती हैं सभी बैंकों में, तो उन पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इन बैंकों की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्यापारिक बैंकों का जो कार्य है वो देश के चालू व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो व्यापारिक बैंकों का काम क्या हो गया कि चालू व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये बैंक अल्पकालीन ऋण प्रदान देते हैं या अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। और इन बैंकों का जो संचालन है वो बैंकिंग कंपनी अधिनियम 19
1949 के अनुसार किया जाता है। 1949 के अनुसार किया जाता है। तो ये बात मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताई थी कि बैंक की परिभाषा जो है बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 में दी गई है। बैंक की परिभाषा बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 की धारा की बात करते हैं तो धारा यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर हम लोगों से कहा गया था कि बैंक वह संस्था है जो साख व मुद्रा में व्यवसाय करती है। तो ये परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है। देश के आंतरिक व्यापार की उन्नति बहुत कुछ अंशों में इन बैंकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार के अगर हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में जैसे हम लोग बात करते हैं, उदाहरण में अगर हम लोग बात करते हैं कि व्यापारिक बैंकों के उदाहरण क्या हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय भारतीय स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं हम लोग, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो ऐसे कई बैंक जो हैं, इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं, पंजाब पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक की बात करते हैं। इस प्रकार से इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं, कई बैंक हैं। ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल में 2 बैंक बता दिए आप लोगों को। अब हम लोग बात करने वाले हैं औद्योगिक बैंक से संबंधित बातें। तो औद्योगिक बैंक के से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बातें, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि औद्योगिक बैंक क्या होते हैं। औद्योगिक बैंक जो है इन्हें हम लोग इंडस्ट्रियल बैंक कहते हैं। इन बैंकों का जो प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों की मुख्यतः दीर्घकालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो उद्योग होते हैं उनकी दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करना इन बैंकों का प्रमुख जो है कार्य होता है। भारत में औद्योगिक वित्त निगम, भारत में इंडस्ट्रियल आईएफसी भारतीय उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है या ऋण देता है। यह बैंक जनता का रुपए जमा नहीं करता, बल्कि अपने पूंजी अंशों एवं पत्रों को बेचकर एकत्रित करती हैं। भारत सरकार ने सन ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि भारत सरकार ने सन 1964 में उद्योगों के लिए कौन से बैंक की स्थापना की है? आईडीबी बैंक की स्थापना की है। तो इसे हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कह सकते हैं कि स्थापना की है, जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों से क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसकी स्थापना अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसके कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कार्य क्या है कि सार्वजनिक एवं एवं निजी एवं निजी निजी क्षेत्र को दोनों को वित्तीय सहायता देना। वित्तीय सहायता वित्तीय सहायता देना ये इनका एक प्रमुख कार्य है। ठीक है। अब तीसरी बात बैंक की बात करते हैं। विनिमय बैंक, जिन्हें हम लोग एक्सचेंज बैंक कहते हैं, ये विदेशी मुद्रा से संबंधित होते हैं। विदेशी मुद्रा में ये ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम विनिमय बैंक, एक्सचेंज बैंक कहते हैं। इन बैंकों का प्रमुख कार्य विदेशी व्यापार के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। इन्हीं के द्वारा विदेशों में भुगतान दिया जाता है तथा प्राप्त किया जाता है। यह बैंक प्रायः देश के बंदरगाहों पर होते हैं तथा वहीं से अपना कारोबार करते हैं। इन बैंकों के अभाव में विदेशी व्यापार में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए विनिमय बैंक के बारे में कई जो हैं ऐसे विनिमय बैंक जो हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बैंक के प्रकार कर रहे हैं। अगर यहाँ पर
टॉपिक की बात करें तो जैसे आईडीबीआई बैंक है, ऐसे कौन से बैंक और भी बैंक हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये बहुत डिटेल हो जाएगा, ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट बैंक की तरफ चलते हैं और लिखा हुआ है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक के बारे में जान लेते हैं कि सहकारी बैंक क्या है। सहकारी बैंक में लिखा हुआ है, इन्हें कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। लिखा हुआ है कि इस बैंक का प्रमुख कार्य किसानों की अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना। भारतीय किसानों को महाजन के चंगुल से छुड़ाने में इन बैंकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंक देश में सहकारी भावना को जागृत करने में प्रयत्न करते हैं। किसानों की अल्पकालीन ऋण सुविधा देने में भारी महत्व है इनका। तो इस प्रकार के बैंक जो हैं क्या करते हैं, इस प्रकार के बैंक किसानों की मदद करते हैं और उनको जो है किसानों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाते हैं। ठीक है, महाजनों के चंगुल से छुड़ाते हैं और किसानों को अल्पकालीन ऋण देने में ये भारी महत्व करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बचत बैंक। बचत बैंक का क्या काम है, तो इसके बारे में जानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जिनकी आय कम होती है और जो धन धन नहीं बचा सकते हैं, वे इन बैंकों की सेवाओं से लाभ उठाते हैं। आजकल प्रायः सभी व्यापारिक बैंक अपने यहाँ बचत खाता खोलने की सुविधा देकर जनता में धन संचय की भावना जागृत करते हैं। इस संबंध में डाकघर बचत बैंक की सेवाएं सराहनीय हैं। बचत बैंक की सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बैंक है तो वो है डाकघर बचत बैंक, क्योंकि ये छोटी छोटी डिपॉजिट को एजेंटों के द्वारा ये प्राप्त करता है, तो इसीलिए इसका जो है इसमें सराहनीय योगदान है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भूमि बंधन बैंक। भूमि बंधन बैंक के बारे में बात करते हैं, तो भूमि बंधन बैंक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बैंक किसानों को ये बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इनका मुख्य कार्य किसानों की भूमि को गिरवी रखकर भूमि खरीदने तथा उसमें स्थायी सुधार हेतु दीर्घकालीन ऋण देना होता है। तो ये बैंक जो होते हैं ये किसानों को अल्पकालीन ऋण अगर चाहिए होता है तो वो किसके लिए होता है, तो वहाँ पर सहकारी बैंक मदद करता है। लेकिन अगर दीर्घकालीन ऋण चाहिए होता है तो वो भूमि बंधन बैंक जो है, लैंड मॉर्टगेज बैंक जो है, ये किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इनका मुख्य कार्य जो है किसानों की भूमि को गिरवी रखकर नई भूमि खरीदने तथा इस उसमें स्थायी सुधार हेतु दीर्घकालीन ऋण देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बना है, यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं देसी बैंक या महाजन या साहूकार। ये भी यहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे पहले इसी का प्रचलन था भारत में, सबसे पहले इसी चीज का प्रचलन ज़्यादा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधुनिक बैंकों से पूर्व, आधुनिक जो अब वर्तमान में है से पूर्व भारतवर्ष में देसी बैंक ही बैंकिंग का कार्य करते थे। ये लोग बिना जमानत के रुपए उधार देते थे या देते हैं। इनकी जो ब्याज की दर है वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। इस कारण कार्य क्षेत्र अब पहले के मुकाबले कम हो गया है। इन्हें इन्हें जो है हम इन्हें संगठित आधुनिक बैंकों से होने वाली स्पर्धा का सामना करना पड़ता है आज के युग में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बनते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से यूपी टेट में भी, यूपी जो पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आरपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बैंकों के प्रकार से अभी हम लोग डिटेल में भी, और इसकी डिटेल भी काफ़ी गहराई में हम लोग करने वाले हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं, तो केंद्रीय बैंक भारत में कौन सा है, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को आगे की क्लास में बताऊँगा डिटेल में, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग बैंकों के प्रकार पढ़ रहे हैं, और बैंकों के लाभ को पढ़ने वाले हैं, इनके महत्व को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय बैंक अलग हो, क्षेत्रीय बैंक भी होते हैं। भारत सरकार ने सन भारत सरकार ने अपने आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन किसानों को, छोटे छोटे किसानों को, गांव में रहने वाले गरीब दस्तकारों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण देने के लिए ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कह सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इससे भूमिहीन किसानों को तथा ग्रामीण जनता को, जिन्हें अन्य बैंकों से ऋण लेने में असुविधा होती थी, वे अब इन बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वे अब इन बैंकों से आसानी से ऋण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ से क्वेश्चन बना था एग्जाम में, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबों गरीबों के बीच गरीबों के बीच बचत की आदत बचत की आदत बचत की आदत को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण समाजों में ग्रामीण समाजों में ग्रामीण समाजों में औपचारिक औपचारिक ऋण औपचारिक ऋण प्रणालियों को औपचारिक ऋण प्रणालियों को एकीकृत एकीकृत करने में मदद करते हैं एकीकृत करने में मदद करते हैं। और ऑप्शन थे हम लोगों के पास, ए ऑप्शन में था हम लोगों का भूमि भूमि विकास बैंक भूमि विकास बैंक। बी ऑप्शन में था स्वयं सहायता समूह स्वयं सहायता समूह। और तीसरा ऑप्शन में था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तीसरे ऑप्शन में था हम लोगों से पूछा गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और चौथे ऑप्शन में था डी ऑप्शन में था उपरोक्त में से एक से अधिक
और लास्ट ऑप्शन में था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है और मैंने आप लोगों को नहीं डाल पाए थे, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक के बारे में, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, कि स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। इसकी स्थापना जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके की गई थी। सबसे पहले बैंक कौन सा था, तो वो था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कैसे बना, तो 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि इंपीरियल बैंक जो है किन 3 बैंकों को मिलाकर बना था, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंसी बैंक थे, उनको मिलाकर ये 3 बैंक बने थे और उनका नाम था इंपीरियल बैंक। और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा नहीं होती है, वहाँ पर एक बैंक वहाँ पर यह बैंक सॉरी वहाँ पर यह बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है, तो आप बता सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। इस बैंक में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बैंक कृषि व्यापार एवं उद्योग की सहायता करता है ठीक है। अब हमसे लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन हम लोगों से 99 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक का नाम है। प्रथम बैंक का नाम है हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, या फिर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंपीरियल बैंक है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर या फिर डी ऑप्शन होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। एक सेकेंड। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा है, तो वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि बैंक ऑफ मद्रास भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप लोगों को बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ज़्यादातर बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है जो मैंने अभी आप लोगों को दिया था, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर राइट आंसर जरूर बताया करें प्लीज़। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और 2 बातें पूछता हूँ कि इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जरूर करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सही है या गलत है वो आप लोग देखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर दिया है आरबीआई और इंपीरियल बैंक को हम लोग पढ़ चुके हैं कि दूसरा नाम स्टेट बैंक का दूसरा नाम ही है स्टेट बैंक। इसी को कहते थे हम लोग पहले पहले इसी को इंपीरियल बैंक कहते थे। अब इसी का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है और इसको नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि यह बैंक भारत में 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था और यह अपना कार्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत या 34 के अनुसार करता है। 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके कार्य क्या क्या हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन बनता है, तो राष्ट्रीयकरण को भी याद रखिएगा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है और इसकी स्थापना कब हुई है। अब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर तक तो हम लोगों ने बैंकों के प्रकार कर लिए हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो उस पर मैंने चर्चा कर ली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के लाभ क्या क्या हैं। तो बैंक के लाभ जब बैंक के लाभ की बात करें या फिर हम लोग बैंक के गुण की बात करें या महत्व की बात करें, तो ये सारे जो हैं इसके लाभ हैं। तो इनको मैं आप लोगों को एक एक करके मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक एक करके आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इनकी कि बैंकों के लाभ क्या क्या हैं, तो ये पूंजी का निर्माण करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा का मतलब होता है ये लॉकर की सुविधा देते हैं, कि लॉकर की सुविधा देते हैं बहुमूल्य धातुओं को रखने के लिए, कागजों को रखने के लिए। तो इस प्रकार से ये सुरक्षा की जो है सुरक्षा की बात करते हैं। कोषों का हस्तांतरण करते हैं, ये बैंक जो है कोषों का हस्तांतरण करते हैं, कोषों का हस्तांतरण करते हैं, कोषों का हस्तांतरण करते हैं। कोषों का हस्तांतरण करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड, ये ट्रांसफर ऑफ फंड करते हैं क्योंकि बैंक द्वारा धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से पहुंचाया जाता है आरटीजीएस और नेफ्ट के माध्यम से। आरटीजीएस की फुल फॉर्म, नेफ्ट की फुल फॉर्म मैंने, आरटीजीएस की लिमिट, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट जो इसके लाभ के बारे में बात करते हैं, तो भुगतान में ये सुविधा प्रदान करते हैं, मुद्रा के प्रयोग में बचत करते हैं, मुद्रा के प्रयोग में बचत, मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि बैंकों के माध्यम से किया जाने वाला भुगतान, जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, के द्वारा होता है। अतएव जो है धन जो है धातु मुद्रा के प्रयोग में बचत होती है, क्योंकि जब साख मुद्रा का प्रचलन ज्यादा होगा तो उसमें जो है मुद्रा जो है धातु मुद्रा की जो है कम खपत होगी, धातुओं बहुमूल्य धातुओं की घिसावट कम होगी। ठीक है। यात्रा में सुविधा रहती है, यात्रा में सुविधा। अब यात्रा में सुविधा कैसे, तो यात्रा में सुविधा का मतलब है कि बैंक यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक की भी व्यवस्था करता है। इन्हें बैंकों को किसी भी शाखा पर प्रस्तुत करके धन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये यात्री चेक भी सुविधाएं, यात्री चेक के रूप में सुविधाएं देते हैं। और क्या है इनके लाभ, तो विदेशी व्यापार में सुविधा प्रदान करते हैं, विदेशी व्यापार में विदेशी व्यापार में सुविधा प्रदान करते हैं। और क्या कार्य करते हैं, सरकार को लाभ प्रदान करते हैं, सरकार को लाभ प्रदान करते हैं। और क्या इनके लाभ हैं, तो साख सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे चेक हो गया और भी चीजें हैं, साख सुविधाएं प्रदान करते हैं, साख सुविधाएं प्रदान करते हैं, साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, और भी कई इनके लाभ होते हैं, वो आप लोगों को मालूम होंगे और इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को लाभ भी बताए हैं, इनके महत्व से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ये महत्वपूर्ण लाभों को मैंने चर्चा की हुई है, ये इनके महत्व के बारे में बात करते हैं, तो ये मैंने लिख नहीं पाए थे, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। ऐसे ही जो कई लाभ होते हैं कि आर्थिक जानकारी देना, ये भी इनका एक लाभ ही है। ठीक है। ये आर्थिक जानकारी प्रदान करते हैं।
तो इस प्रकार से बैंकों का हम लोगों का टॉपिक पूरा हो जाता है। आज की क्लास में हम लोगों का बैंक से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। केंद्रीय बैंक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बीमा। व्यावसायिक सेवाओं में सबसे दूसरा टॉपिक जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं बीमा के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि व्यावसायिक सेवाओं को मैंने बताया था आप लोगों को, ये दो प्रकार, ये व्यावसायिक सेवाओं का वर्गीकरण किया था। उसमें मैंने आप लोगों को वित्त और बैंकिंग के बारे में मैंने चर्चा की हुई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बीमा के बारे में। बीमा क्या है, बीमा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बीमा के सिद्धांत की चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीमा का अर्थ, बीमा का अर्थ सबसे पहले लिखा हुआ है कि बीमा एक प्रकार का अनुबंध है जिसके अनुसार बीमा कंपनी को एक निश्चित प्रतिफल के बदले यह आश्वासन देती है कि यदि बीमित संपत्ति या वस्तु को कोई क्षति पहुंचेगी तो बीमा कंपनी वास्तविक क्षति की पूर्ति करेगी या पॉलिसी की राशि का भुगतान करेगी। इस तरह इस तरह बीमा एक व्यवस्था है जिसके अनुसार बीमा कंपनी के माध्यम से व्यावसायिक जोखिम को ऐसे लोगों में बांट दिया जाता है जो कि उसी प्रकार के जोखिम में ग्रस्त हैं। यह सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो यहाँ पर बीमा एक प्रकार से अनुबंध होता है किसके किसके बीच में, बीमा करने वाले और बीमा जो है कंपनी, बीमा कंपनी हो सकता है या बीमा कर्ता के बीच में एक अनुबंध होता है जिसके अनुसार बीमा कंपनी जो है बीमा करने देने वाला एक निश्चित प्रतिफल, एक निश्चित राशि के बदले में आश्वासन देता है कि यदि आपकी संपत्ति को कोई क्षति होती है, यदि आपकी कोई वस्तु को क्षति होती है तो उसकी राशि जो है, उसकी होने वाली क्षति की राशि को हम आपकी राशि हम जो है हम उसका भुगतान करेंगे। इस तरह बीमा एक व्यवस्था है जिसके अनुसार बीमा कंपनी के माध्यम से व्यावसायिक जोखिमों को ऐसे लोगों में बांट दिया जाता है जो कि उसी प्रकार के जोखिम में ग्रस्त हैं। यह सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। याद रखना है, इस बात को याद रखना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है क्योंकि पूछा गया है, इसीलिए तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बीमा के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो बीमा के सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। एक सिद्धांत मैंने नहीं लिखा हुआ है, उस पर मैं आप लोगों को बता दूंगा, लिख कर बता दूंगा। जो नहीं लिखा हुआ है, मैंने कहा ना कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लोगों को छोड़ने वाला हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर छोड़ दूं। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं बीमा के सिद्धांत के बारे में, फिर बीमा के प्रकार के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने कम ही क्लास में, कम ही जो है ये जो पीडीएफ है जो कम बना पाई है, ठीक है। तो उसमें जो है, उसमें जो मटेरियल है कम है, लेकिन मैं आप लोगों को लिखकर आज की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने वाला हूँ। बीमा के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो पहला सिद्धांत है इनका कि परम सद विश्वास के सिद्धांत। परम सद विश्वास के सिद्धांत मतलब कि जो है, जो भी फैक्ट बताए गए हैं आपके द्वारा बीमा कंपनी को, वो सही होने चाहिए। दूसरा सिद्धांत है कि बीमा योग्य हित का सिद्धांत है। तीसरा जो सिद्धांत है, आपके सिद्धांत ही पूछे जाएंगे, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। और चौथा सिद्धांत है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत है अंशदान का सिद्धांत। और नेक्स्ट जो है वो है निकटतम कारण का सिद्धांत। और लास्ट जो सिद्धांत है वो है, लास्ट जो सिद्धांत है कि हानि को कम से कम करना, हानि को हानि को हानि को कम से कम से कम करना, हानि को कम से कम करना। तो ये इनके सिद्धांत जो हैं ये काफी जो है आए हुए हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है कि बीमा के प्रकार के बारे में।
कि बीमा के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि बीमा के जो प्रकार हैं वो आमतौर पर जीवन बीमा है, अग्नि बीमा है, समुद्री बीमा तो आम प्रचलन में है, लेकिन अब तो नए नए प्रकार के बीमा जो है आने लगे हैं। चोरी के विरुद्ध बीमा जो है, पशुओं का बीमा, फसल बीमा, तो इस प्रकार से कई बीमा जो है कई प्रकार के हैं। तो इन पर प्रकार के डिटेल से मतलब प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों का, लेकिन पता तो होना चाहिए कि जीवन बीमा क्या होता है, समुद्री बीमा क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं जीवन बीमा की। जीवन बीमा की बात करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे सामान्य बीमा की। तो यहाँ पर अगर हम लोग बीमा के प्रकार के बारे में बात करते हैं, बीमा के बीमा के बीमा के प्रकार, बीमा के प्रकार। अब यहाँ पर दो प्रकार से हम लोगों ने बीमा के प्रकारों को यहाँ पर बांट देते हैं। अब जो पहला यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर हम लोग पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि पहला है हम लोगों का जीवन बीमा, पहला है हम लोगों का जीवन बीमा और दूसरा है हम लोगों का सामान्य बीमा, सामान्य बीमा, सामान्य बीमा। अब इसमें कौन कौन से आते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सामान्य बीमा में हम लोग पढ़ेंगे अग्नि बीमा को, अग्नि बीमा को पढ़ेंगे, अग्नि बीमा को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर समुद्री बीमा को पढ़ेंगे, समुद्री बीमा को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक बीमा को पढ़ेंगे, सामाजिक बीमा, सामाजिक बीमा। और भी कई हैं जैसे फसल बीमा है, चोरी के विरुद्ध बीमा है, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर अन्य में, बीमा के अन्य प्रकार, बीमा के अन्य प्रकारों में हम लोग इनको पढ़ लेंगे। या फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, चौथे नंबर की बात करते हैं विविध बीमा, विविध बीमा की बात करते हैं, विविध बीमा, विविध बीमा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी आप लोगों को बताया है कि बीमा के दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है जीवन बीमा और एक होता है हम लोगों का सामान्य बीमा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है नहीं बनता है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जीवन बीमा क्या होता है। जीवन बीमा के बारे में बात कर लेते हैं। जीवन, एक सेकेंड, सॉरी, जीवन बीमा। अब जीवन बीमा के बारे में जान लेते हैं कि बीमा के क्षेत्र में जीवन का बहुत अधिक महत्व है। बीमा के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में जीवन बीमा, जीवन बीमा का, जीवन बीमा का बहुत अधिक, बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। जीवन बीमे में, जीवन बीमे में, जीवन बीमे में
एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि, निश्चित अवधि के बाद, निश्चित अवधि के बाद अथवा, अथवा उसके पूर्व, अथवा उसके, अथवा उसके पूर्व मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर बीमा कंपनी बीमे की रकम, बीमा कंपनी, बीमा कंपनी बीमे की रकम, बीमे की रकम का भुगतान कर देती है, का भुगतान कर देती है, कर देती है। जीवन बीमा से लोक और परलोक दोनों ही सुधरते हैं, क्योंकि यदि बीमा कराने वाला व्यक्ति जीवित रहता है तो उसके बुढ़ापे का सहारा है, और यदि वो नहीं जीवित रहता है तो उसके परिवार का सहारा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जीवन बीमा के बारे में वैसे तो मालूम होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने आप लोगों को फिर भी यहाँ पर बता दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य बीमा के बारे में। अब सामान्य बीमा क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य बीमा के बारे में, सामान्य बीमा क्या होता है? तो सामान्य बीमा जो है जीवन बीमा के अतिरिक्त, जीवन बीमा के अतिरिक्त, जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी, अन्य सभी बीमा, अन्य सभी बीमा अनुबंध जो है, अन्य सभी बीमा अनुबंध, अन्य सभी बीमा अनुबंध जो है वो सामान्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। सामान्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बीमा के प्रकारों के मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, तो यहाँ पर बीमा के प्रकार से आप लोगों को बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर भी बैंकों के लाभ के बारे में और भी जो बातें हैं उनके बारे में, देखो यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लो लिख लिख कर जो है काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ क्लास जो है यहीं पर रोक देता हूँ। ठीक है, आगे की जो क्लासें हैं, जैसे कि आगे की जो क्लासों में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, जैसे जीवन बीमा है, LIC है, LIC के बारे में बात करने वाले हैं। तो LIC तो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, कि LIC जो है जीवन बीमा अनुबंध एक ऐसा समझौता है कि जिसमें बीमाकर्ता बीमाधारी को एक निश्चित धनराशि निश्चित अवधि के बाद देता है, और ये सब बातें जो है उसमें होती हैं। अग्नि बीमा क्या होता है? तो अग्नि बीमा के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडियन फायर इंश्योरेंस एक्ट कब लागू हुआ था? 1938 में लागू हुआ था इंडियन फायर इंश्योरेंस। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को वहाँ पर लिख कर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर टाइम लग रहा है ज़्यादा, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है बाद में ये सारी चीज बातें बताऊंगा आप लोगों को। समुद्री बीमा का होता क्या होता है, कि मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को संप्रेषण के बारे में बताऊंगा कि संप्रेषण क्या होता है। तो बीमा को हम लोग यहीं पर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी समय लग रहा है लिख लिख कर बताने से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो आज की क्लास में थैंक यू फॉर वॉचिंग।